सुना दिया, पर ऑब्जेक्टिव का क्या करें? परेशान मत हो यार, मैं हूं ना। सभी 18 चैप्टर्स के वो सारे ऑब्जेक्टिव जिनके आने की हर एक चांसेस हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं और खत्म करते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स का झंझट भैया। हाँ तो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू अरिविहान। क्या हाल चाल है भाई साहब? देखो, वन शॉट तो खत्म कर लिया हमने, वन शॉट देख भी लिया होगा आपने, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ बचा है, तो वो बचा है ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ऑब्जेक्टिव के अच्छे खासे नंबर्स होते हैं, इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव करना जरूरी भी है। क्या बोलते हो? समय व्यर्थ करें, थोड़ी बहुत बातचीत करें या शुरू करें? देखो, समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू किया जाए, क्योंकि देखो वीडियोस है लंबी, मुझे मालूम है, पूरा सारा सिलेबस हमें खत्म करना है, इसलिए लंबी लंबी वीडियोस आ रही हैं। आप हो सकता है थोड़े बहुत परेशान भी हो रहे हो, लेकिन ये आखिरी मौका है दोस्त, ये आखिरी मौका है जब आप अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हो, और ये मौका हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्या बोलते हो? पहले चैप्टर से शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। आपके सूरज दादा आ चुके हैं, आइए देखते हैं पहला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ से। देखो, सबसे पहले देखते हैं अपन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। पहला सवाल देखो, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भाई साहब, पहला फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? मेन फंक्शन क्या होता है अगर देखा जाए तो? क्या क्या लिख दिया है भाई साहब? टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, ठीक है भाई साहब। टू डिस्ट्रीब्यूट पावर्स, ओके। टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी, और टू कंडक्ट द इलेक्शन। सबसे मेन जरूरी पहला फंक्शन, वैसे सभी उसके फंक्शन है, पर मेन पहला फंक्शन ये है कि वो सेट ऑफ रूल्स दे। क्या दे? सेट ऑफ रूल्स दे, जो बेसिक रूल्स दे, जिससे मेंटेन हो सके कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट एक सोसाइटी के अंदर। तो सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखो, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट? पहली बार कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कब मुलाकात हुई थी? अगर इसकी बात करते हैं हम, तो ये कब हुआ था? आपका अगस्त 14 1947, दिसंबर 9 1946। सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 9 1946। आजादी से पहले मुलाकात हुई थी पहली इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? किस प्लान के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था? अगर इसकी बात करते हैं हम, तो वो क्या थी? कैबिनेट मिशन थी। क्या थी? कैबिनेट मिशन हुआ करती थी। मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या वो क्रिप्स मिशन थी? नहीं। क्या वो माउंटबेटन प्लान था? नहीं। वेल प्लान था? नहीं। वो क्या था? कैबिनेट मिशन था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भाई साहब, हम जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे डिफरेंट देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से सेट ऑफ रूल्स को लेके बनाया गया है। तो डीपीएसपी कहां से लिया गया था? वो लिया गया था आयरलैंड से। कहां गया? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी। कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। जैसे कि अगर बात करते हैं कि लिबर्टी कहां से ली गई थी, आपके फ्रेटर्निटी कहां से ली गई थी, वो सब फ्रांस से ली गई थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। वहीं पे आपके फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए थे? वो अमेरिका से लिया गया था। तो फिलहाल बात हुई है डीपीएसपी की, वो कहां से ली गई थी? वो ली गई थी आयरलैंड से। ये जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। चलिए अगला सवाल, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1946? आपको याद होना चाहिए कि ये वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसने बाद में प्रीएम्बल का रूप ले लिया था। और इसको पहली बार किसने दिया था भाई साहब? 1946 में दिया गया था। पहली बार दिया गया था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो थे जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू दिया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भाई साहब। ओके, अब आ गए हैं अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की बातें। देखिए भाई साहब, फिल इन द ब्लैंक्स की बात शुरू करें। इन मोस्ट कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ डैश डॉक्यूमेंट। बहुत सारी कंट्रीज में ये किस फॉर्म में है? रिटन फॉर्म में है। मोस्टली कंट्रीज में ये किस फॉर्म में मिलता है? रिटन फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मोस्टली कंट्रीज में क्या है? रिटन फॉर्म में। चलो अगला देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन इंपोजेस सर्टेन डैश ऑन द लॉज दैट द गवर्नमेंट एनफोर्सेस ऑन इट्स सिटीजंस। क्या करता है? लिमिटेशंस लगाता है उन पे। क्या करता है? लिमिटेशंस लगाता है कि भाई साहब आप कितना लॉज लगा सकते हो, कितना परेशान अपने सिटीजंस को कर सकते हो। गवर्नमेंट्स पे लिमिटेशन लगाता है। चलिए अगला सवाल देखो, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान द प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड अ मिनिमम ऑफ डैश सीट्स। तो कितनी दी गई थी उनको? 93 सीट्स दी गई थी। कितनी दी गई थी भाई साहब? 93 सीट्स अलॉट की गई थी। चलो आगे देखो, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे पहले ही, कहां से लिया गया था?
फ्रांस से लिया गया था। डीपीएसपी कहां से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो। चलो करेक्ट पेयरिंग करना है अपने को। ठीक है, अब देखो इधर साइड पे, एक साइड पे क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई साहब, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता था कि हमने क्या लिया था भाई साहब? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था। मतलब इसको कहां से मिला सकते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम ये रहा सी में। मतलब ये किससे जुड़ेगा? 1 से जुड़ेगा। मतलब सी का क्या होगा? ए का, सॉरी 1 का होगा सी। टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था आपने? फंडामेंटल राइट्स लिए थे। मतलब 2 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो यहां पे मैं ये लिख देता हूं, करेक्ट बात। चलो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था भाई साहब? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही बचा है और वो ये रहा 3 नंबर, जिसमें आ जाएगा 4। डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिडुअल पावर कहां से ली थी हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली। क्लियर? चलो फटाफट ट्रू फॉल्स शुरू करते हैं। आइए पहला देखिए, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात सही नहीं है भाई साहब, ये फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, चलो A constitution is the basic identity of a society। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सोसाइटी का बेसिक आइडेंटिटी है। ये स्टेटमेंट टोटली सही है। ठीक है, सभी के आंसर्स उनकी अगली स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं। आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा के निकल रहा हूं क्योंकि अपने पास उतना समय बचा नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप उसके आंसर से नीचे लिखी हुई एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हो। ठीक है, नेपाल एबोलिश्ड द मोनार्की इन 2008 एंड बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सही बात है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। चलो अगला सवाल देखो, आंसरिंग वन वर्ड्स देखते हैं। चलो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था भाई साहब? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। क्लियर भाई? चलिए आगे देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो भाई जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वहां के प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बात करते हैं, व्हेन डिड द मेंबर्स प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द डिवाइडेड इंडिया फाइनली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन? वो कब किया गया था भाई साहब? 26 नवंबर। कब गया था? 26 नवंबर 1949 में जब बन के तैयार हुआ तब साइन किया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। पर बन कब गया था वो? 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। क्लियर? चलो आगे देखो, what was defined in the objective resolution? याद करो, आपके जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, उसमें डिफाइन किया गया था। उसमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड एस्पायरेशन एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या होती है वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, क्या वो मायने रखता है, ये सारी चीजें डिफाइन की गई थी यहाँ पे। ठीक है, चलो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चलिए बात करते हैं सेकंड चैप्टर पे, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या राइट्स मिले थे उस पर सवाल देखते हैं भाई साहब। पहला सवाल देखो, अपन देखेंगे पहले एमसीक्यू। देखो भाई साहब, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स? कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करता है? पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। कौन सा है वो? पार्ट 3 है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही क्या होगा? सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? जैसे कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में आता था, पर बाद में उसको अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया गया। तो कौन सा वो अमेंडमेंट था? क्या वो 42 था, क्या वो 44 था, क्या 61 था, या फिर 73 था? कौन सा था वो था ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट। कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो, विच राइट डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भाई
कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की क्या है, दिल और आत्मा है? वो कौन सा था भाई साहब? वो था, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वही ये था। चलो आगे बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसका मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ? कितना हो सकता है मैक्सिमम? वो हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर 3, 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। चलिए अगला सवाल देखिए, इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड? कब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था भाई? उसको बोलते क्या? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। वो बनाया गया था 1950, 1978, 1993 और 2005। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1993 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1993 में बनाया गया था। चलिए बात करते हैं फिर इन द ब्लैंक्स की। देखो, द लिस्ट ऑफ राइट्स ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाई साहब, ये कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, चलो बात करते हैं आगे बात करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ, किसके अथॉरिटी के तहत उसको हटा दिया गया भाई साहब? इक्वालिटी के तहत। भाई पूरे देश में सबको बराबर इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबर का दर्जा होना चाहिए, इसीलिए हमने अनटचेबिलिटी को हटा दिया था। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करेक्ट पेयरिंग की। अब देखो, कई सारी चीजें इधर हैं, कई सारी चीजें इधर हैं, दोनों को मैच किया जाए। सबसे पहले क्या है? हिबियस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन ऑर्डर और क्वो वारंटो। ठीक है, देखो हिबियस कॉर्पस कब दिया जाता है भाई साहब? हिबियस कॉर्पस दिया जाता है कि अगर किसी को आपने डिटेन किया है, पुलिस वालों ने पकड़ा है, तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कहां पे है भाई साहब? कहीं दिख रहा है क्या? ऑर्डरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट, मतलब 1 कहां आएगा? यहां पे आएगा। नेक्स्ट देखो, मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस तब ये दिया जाता है कि जब भाई साहब कोई पब्लिक, कह सकते हो पब्लिक ऑफिसर, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो, तो उसको ऑर्डर करती है कौन? कोर्ट। कहां लिखा भाई साहब? ऑर्डरिंग अ पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म हिज और हर लीगल ड्यूटीज, ये मैंडेमस में किया जाता है। चलो फिर आता है प्रोहिबिशन ऑर्डर। प्रोहिबिशन ऑर्डर कोर्ट कब देती है? जब कोई लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर काम कर रही होती है, तब प्रोहिबिशन ऑर्डर दिया जाता है, प्रिवेंटिंग अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो ये रहा यहाँ पे थर्ड। और वहीं पे कोवरेंटो कब दिया जाता है? कोवरेंटो तब दिया जाता है जब कोई एक पर्सन है जो अपनी ऑफिस को होल्ड करके बैठा है, जबकि वो उस लीगल राइट में नहीं है, तब कोवरेंटो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इधर है। क्लियर? ये थे हमारे मैच। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। देखो भाई साहब, पार्लियामेंट कैन अमेंड जनरल राइट्स बाय मेकिंग लॉज, बट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अमेंडेड। क्या ये बात सत्य है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। वो जनरल राइट्स को तो कर सकती है, बट अगर फंडामेंटल राइट्स को बदलना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सत्य बात है भाई साहब, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू ही है। चलो, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। द गवर्नमेंट कैन नॉट, यहां देखना क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। इमरजेंसी के केसेस में फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है? उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। कब? इमरजेंसी के केस में उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन। बिल्कुल सही बात है, चाइल्ड लेबर इंडिया में बैन है, ये बिल्कुल सही बात है। ओह फॉल्स कैसे होगा? अरे ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, मैं फॉल्स क्यों लिख रहा हूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, नॉन कंप्लायंस विद फंडामेंटल ड्यूटीज डिप्राइव्स सिटीजंस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? नहीं, गलत है स्टेटमेंट। भले ही आप नॉन कंप्लायंस करो फंडामेंटल ड्यूटीज से, पर आप फिर भी आपको गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट से डिप्राइव नहीं कर सकती। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट टोटली गलत हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, वन वर्ड देखें। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका केम इनटू द फोर्स। कब आया था भाई साहब? वो आया था दिसंबर 1996 में। कब आया था? दिसंबर 1996 में। वो साल था दिसंबर 1996 जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका बना था। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू प्रॉपर्टी बीन मेड अ जनरल लीगल राइट। देखो पहली बात, वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको हटा दिया गया था, कौन सा अमेंडमेंट करके, 44th अमेंडमेंट करके, पर बाद में उसको लीगल सिविल राइट बनाया गया। कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, वो था आर्टिकल 300A। कैसे बनाया गया, आर्टिकल 300A का यूज करके। चलो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये इंश्योर करता है वेलफेयर को, किसको, वेलफेयर को, कि जो पीपल हैं वो स्टेब्लिश करके रखे उनकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, तो इसके लिए होता है डीपीएसपी। ठीक है भाई साहब, चलिए, इन विच ईयर डिड द मोतीलाल नेहरू कमीशन रेज द डिमांड फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट। कौन सा ईयर था वो भाई साहब, वो था 1928। कब किया गया था, 1928 में किया गया था। कब किया गया था, 1928 में किया गया था। चलिए भाई साहब, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चलो भाई, अब देखो चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन बात करते हैं। इसमें किस पे बात होती है भाई साहब, कि कैसे वोटिंग होती है, कैसे इलेक्शन कमीशन बना, कौन होता है उसमें, इन सब चीजों बात होती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 देखो क्या बोल रहे हैं भाई साहब, विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट परफॉर्म। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो परफॉर्म नहीं किया जाता बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, क्या ये करता है इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल करता है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब गलत जवाब। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है, मतलब ये भी गलत जवाब हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, वो पूछ रहा है कि कौन सा काम नहीं है, तो जो स्टेटमेंट सही है वो आंसर नहीं हो सकते। एस्टेब्लिश ऑफ पोलिंग स्टेशन, ओके, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है भाई साहब। वहीं पे सुपरविजन ऑफ पंचायत इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन का सुपरविजन नहीं करती है इलेक्शन कमीशन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, हु इज द विनर इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कौन विनर होता है, द वन हु रिसीव्स मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट। भाई टोटल वोट की बात होती ही नहीं है, सीट की बात होती है। द वन हु रिसीव्स मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट्स इन द कंस्टिट्यूएंसी, या फिर द वन हु रिसीव मेजोरिटी, या फिर द वन हु रिसीव द फ्यूअर वोट्स। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कौन होता है भाई साहब, द वन हु गेट्स मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट इन द कंस्टिट्यूएंसी। तो कंस्टिट्यूएंसी में जिसके पास भी ज्यादा वोट होगा वो विनर कहा जाता है। चलो अगर देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 to 18। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसने वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया था, वो अमेंडमेंट था आपका 61st अमेंडमेंट। कौन सा, 61st अमेंडमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलो अगला सवाल देखो, व्हाट इलेक्टोरल सिस्टम इज यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शन इन इंडिया। कौन सा आपका इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है भाई साहब, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज होता है, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, या फिर डायरेक्ट वोटिंग होती है, या फिर लिस्ट सिस्टम होता है। राज्यसभा में यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसके पास जितना नंबर ऑफ वोट उतने नंबर ऑफ सीट्स। चलो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। किस आर्टिकल ने इनको ये ताकत दे रखी है भाई साहब, वो आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 324। आपका जो आर्टिकल 324 है ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। चलो अगला देखो, नेक्स्ट देखा जाए, पेज नंबर 9 देखो भाई साहब। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भाई साहब इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। नेक्स्ट देखो, इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अ पार्टी गेट्स सीट्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज इट गेट्स। भाई साहब जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है उसमें उतनी ही सीट आपको मिलेंगी जितने आपको क्या मिले हैं, वोट मिले हैं। क्या मिले हैं, वोट मिले हैं। तो आपके वोट्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कितनी सीट्स मिलेंगी। करेक्ट। चलो अगला सवाल देखो, the minimum age of candidates to contest लोक सभा एंड असेंबली इलेक्शन मस्ट बी। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। जब अपन बात कर रहे थे कि एमपी एमएलए बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या लगती है, वो हमने बात कही थी कि पहली बात तो आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरी बात आपकी उम्र कम से कम कितनी, आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स की होनी चाहिए। चलो अगला देखो, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड डैश अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। और क्या होते हैं, दो और, टू और, सिर्फ अकेले नहीं होता वो, दो और होते हैं। ठीक है। चलो अगला देखो, मेक द करेक्ट पेयरिंग। चलो करेक्ट पेयरिंग करते हैं। चलिए देखिए, पहला देखो,
यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोट गेटर देखो एफपीटीपी कहाँ चलता है भाई, इंडिया और ब्रिटेन में चलता है। कहाँ चलता है, इंडिया एंड ब्रिटेन में चलता है, यानी 1 यहाँ होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर सिस्टम कहाँ, इजराइल और नीदरलैंड में पीआर सिस्टम चलता है। यहाँ पे जितना परसेंटेज आपको वोट मिलेगा उतने परसेंटेज आपको सीट्स मिलेंगी। टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 ईयर, या तो 6 साल का होगा या तो 65 ईयर, मतलब या तो आप 6 साल के पहले हो जाओ तब आपको रिटायर होना पड़ेगा, या तो फिर आपका 65 की एज हो जाए। या तो 6 साल तक आप इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हो, या फिर आपकी एज 65 हो जाएगी तब आपको रिटायर कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन सिस्टम फॉर वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये इसके लिए है, SC ST और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन लाया गया। क्लियर, चलो आगे देखो। अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। ठीक है भाई साहब, वुमेन इन इंडिया डू नॉट हैव राइट टू वोट, क्या ऐसा होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं है? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमारे यहाँ वुमेन्स भी वोट कर सकती हैं। चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्या ये बात क्लियर है? नहीं, ये क्लियर नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट टोटली गलत है। चलो देखो, द डिलिमिटेशन कमिश्नर इज फॉर्म्ड टू वर्क इन कंजक्शन विद द इलेक्शन कमीशन, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। चलो आगे देखो, बात करते हैं वन वर्ड की। देखो, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये बोलती है कि अगर कोई 18 साल के ऊपर है तो उसके पास क्या है, राइट टू वोट है। क्या है, राइट टू वोट है। जिसकी भी एज क्या है, 18 साल के ऊपर है, उसके पास राइट टू वोट है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के वो वोट कर सकता है। चलो, हु अपॉइंट्स द डिलिमिटेशन कमीशन? भाई डिलिमिटेशन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अभी पीछे भी अपन ने देखा था इस पे सवाल, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। चलिए, बाय व्हाट टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, कौन से इलेक्टोरल सिस्टम से किए जाते हैं? वो क्या है, प्रोपोर्शनल। कौन सा वाला? प्रोपोर्शनल। कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया जाता है। चलो, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन? कौन सा इंस्टीट्यूशन किया गया भाई साहब? इलेक्शन कमीशन। किसको किया गया है? इलेक्शन कमीशन को। ये पंचायत का इलेक्शन छोड़ के बाकी सारे मेजर इलेक्शंस को देखते हैं। इनको शॉर्ट में ईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट में इन्हें ईसी कहा जाता है। चलो अब बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। देखो अगला चैप्टर क्या है, चलिए अब देखते हैं द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे काम होता है, कैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे गवर्नर काम करते हैं, लेकिन नहीं कैसे प्राइम मिनिस्टर के क्या काम होते हैं, चीफ मिनिस्टर के काम होते हैं। देखिए, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? जीत के भले आ गए हो, पर आपको अपॉइंट करने का काम किसका रहेगा भाई साहब? वो काम रहेगा आपका प्रेसिडेंट का। कहाँ है प्रेसिडेंट साहब? ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। आप बहुमत लेके जाओ, वो आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, हु इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम? भाई साहब पूछ रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन हेड होता है? रियल हेड वो होते हैं प्रेसिडेंट साहब। क्योंकि देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नॉमिनल हेड हो जाता है, एक रियल हेड हो जाता है। नॉमिनल हेड कौन? प्रेसिडेंट। सॉरी, नॉमिनल हेड कौन? प्रेसिडेंट। रियल हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो रियल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होगा। करेक्ट। चलो अगला सवाल देखो, हाउ मेनी इयर्स डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? भाई साहब मत पूछ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर क्या होता है इंडिया में। वो होता है कितने सालों का? 5 सालों का। कितने सालों का? 5 सालों का। मतलब ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका सही होगा। चलो अगला सवाल देखो, हु सेलेक्ट मेंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी? कौन सेलेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी को? इसको सिलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? क्या वो पार्लियामेंट होती है, क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या फिर डायरेक्ट वोटिंग बाय पब्लिक होती है? कौन सेलेक्ट करता है? वो आपके यूनियन पब्लिक सर्विस वाले होते हैं। कौन होते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया फॉलोज द डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट? इंडिया में कौन सा फॉलो होता है भाई साहब? पार्लियामेंट्री। कौन सा?
पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलो, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। वैसे ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। कौन करेगा भाई? गवर्नर करेंगे। चलिए आगे देखिए, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज अ टेन्योर ऑफ डैश व्हाइल द ब्यूरोक्रेसी इज परमानेंट। तो भाई साहब अगर बात किया जाए कि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो परमानेंट है, लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस इज, इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है भाई साहब? प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वही सुप्रीम कमांडर होंगे किसके? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। चलिए आगे देखो, मैच द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। चलो देखो, पहला है आर्टिकल 74, दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तीसरा है ऑल इंडिया सर्विसेज और चौथा है चांसलर, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे कि हमने दो सुने कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर भी हेड ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। ये शब्द थोड़ा सा नया है, चांसलर। तो चांसलर होते हैं ये एक्चुअली हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जर्मनी में। कहाँ होते हैं? जर्मनी में होते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है? आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को ऑल इंडिया सर्विसेज में लिया जाता है, करेक्ट। वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें क्या होता है? ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसमें है? अमेरिका में। किसमें है? अमेरिका में है। R2 आ जाएगा। वहीं पे आर्टिकल नंबर 74 क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट ठुकरा नहीं सकते। एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं पर ठुकरा नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पे बात की जाए। पहला ट्रू एंड फॉल्स देखो जाए, एक से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। क्या ऐसा होता है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट चुन के उनको भेजती है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, द इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट, क्या ये बात सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव किसको आंसरेबल होते हैं? लेजिस्लेचर को आंसरेबल होते हैं। बिल्कुल सही बात। द पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैव इंक्रीज्ड इनॉर्मसली ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कोएलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कम हो जाती है। उसकी कोई नहीं सुनने वाला भाई साहब, उसको सबकी सुननी पड़ती है, उसकी कोई नहीं सुनता। मतलब यहाँ पे पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि एक पूरी तरीके से ऑटोनोमस अगर कोई सरकार बनी है तो उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा ताकत होती है। चलिए वन वर्ड देखते हैं, हाउ मेनी ऑर्गन्स डज द गवर्नमेंट हैव। अगर बात करते हैं कि कितने ऑर्गन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं गवर्नमेंट की, वो टोटल कितनी है भाई साहब? 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? पहली है आपकी एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या है? लेजिस्लेचर, और थर्ड जुडिशरी। 3 बॉडीज। चलो आगे बढ़ो, व्हाट इज मेंट बाय पॉकेट वीटो। भाई साहब पॉकेट वीटो क्या है? जब कोई बिल, कोई भी ऐसा बिल है जो प्रेसिडेंट साहब क्या करें, ना तो उसको रिजेक्ट करें ना ही उस पर साइन करें और चुपचाप ना उसको वापस भेज रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं। मतलब अगर बिल उनके पास आया है साइन करने के लिए तो ना वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं ना ही वो उसको साइन कर रहे हैं, चुपचाप उन्होंने साइड में रख दिया, एक साइड कोने में रख दिया। ये क्या पावर होती है उनकी? पॉकेट वीटो की मेरा साइन करने का मूड नहीं है। ऐसा ही एक होती है सस्पेंडरी वाली। इसमें सस्पेंडरी में क्या होता है? ये वो वापस भेज सकते हैं, वो सस्पेंडरी है। पॉकेट वीटो में उन्होंने रख लिया और सस्पेंडरी वीटो में क्या होता है? वो वापस भेजते हैं कि एक बार चेक करके आओ। पर वो भी सभी बिल में लागू हो सकता है पर मनी बिल में नहीं हो सकता। मनी बिल में साइन करना ही पड़ता है उनको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला चैप्टर, द लेजिस्लेचर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, द लेजिस्लेचर पे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? एमसीक्यूज देखेंगे। पहला एमसीक्यू देखो क्या है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कौन होते हैं भाई साहब? वो क्या प्रेसिडेंट होते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, या फिर होम मिनिस्टर होते हैं? कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला सवाल देखो, व्हाट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ कॉल्ड। एक प्रपोज्ड लॉ को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? बिल कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। बढ़िया, चलिए आगे देखिए, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट।
कौन डिसाइड करता है कि जो प्रपोज्ड बिल है वो मनी बिल है या नहीं है? ये कौन डिसाइड करता है? ये स्पीकर डिसाइड करते हैं। कहाँ गए? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करेंगे। चलिए आगे देखो, Which constitutional amendment introduced the anti-defection law? किस अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था भाई साहब? वो लाया गया था 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 52nd अमेंडमेंट के थ्रू, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात याद रखना बेटा कि ये सारी चीजें फैक्ट बेस्ड है। अगर फैक्ट एग्जैक्ट आपको याद है तो आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कर लोगे, मतलब आपको फैक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी, है ना। चलो फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन बी, कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। चलो भाई साहब आगे देखो, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स डैश मेंबर्स टू द राज्यसभा। वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? 12 मेंबर्स को। कितने मेंबर्स को? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक। भाई साहब मेन फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है टू मेक लॉ। क्या बनाना? कानून को बनाना, लॉ को बनाना, रूल को बनाना। ये किसका काम होता है? मेन काम है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो कलर बदलते हैं पहले यार, बहुत देर से ये कलर यूज कर रहे हैं। तो आगे देखो, मेक द करेक्ट पेयरिंग, पेयरिंग करते हैं। देखो एक है परमानेंट हाउस, मिनिमम एज ऑफ लोकसभा कैंडिडेट, मनी बिल और नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा। चलो देखो, परमानेंट हाउस की बात करें तो परमानेंट हाउस हमारा क्या हो गया? राज्यसभा हो गई ये रही। चलो मिनिमम एज ऑफ लोकसभा कैंडिडेट, मिनिमम एज एक लोकसभा कैंडिडेट की कितनी हो सकती है? 25 साल हो सकती है, मतलब यहाँ 2 लिख दिया हमने। मनी बिल, मनी बिल क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कहां डाला जा सकता है? लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में, मतलब यहाँ 3 डाल सकते हैं। नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा, नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा क्या कितनी होती है? 5 साल की होती है, मतलब ये रहा चौथा। क्लियर? ट्रू फॉल्स की तरफ चले, आओ ट्रू फॉल्स देखते हैं। आइए देखिए ट्रू फॉल्स कहा भाई साहब। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है भाई साहब? फॉल्स है, डायरेक्टली वो नहीं होते हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या ये बात सही है? हाँ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो किसको आंसरेबल होते हैं? वो आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट को। चलिए भाई साहब आगे देखो, आंसर इन वन वर्ड देखते हैं। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन क्या भाई साहब? डिफेक्शन वो है कि जब कोई एक पार्टी से इलेक्ट हुआ पर वो बीच में उस पार्टी को छोड़ के भाग जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं। और इसी के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ बना था किसमें? 52nd अमेंडमेंट में। देखो, अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज इलेक्शन सिंबल ही वाज सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड जॉइनिंग अनदर पार्टी इज कॉल्ड डिफेक्शन। उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में भाग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इयर्स इज इन द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितने सालों का होता है? 6 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का होता है? 6 सालों का होता है। और 2 बार के लिए, है ना। इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बी इंट्रोड्यूस? किस सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा में किया जा सकता है या राज्यसभा में? किसमें किया जा सकता है? लोकसभा में। सिर्फ ओनली इन लोकसभा। सिर्फ कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में ही लाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखो, जुडिशरी। चलो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं भाई साहब। वेयर कैन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ कहां अपील की जा सकती है? सिंपल सी बात है, हमें पता है हमारे यहाँ कैसा चलता है भाई साहब। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट की बात आपको नहीं माननी तो कहां जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। मतलब कि सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी? जुडिशरी का मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? क्या वो जस्टिस देना है या बाकी चीजें करना है? नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंटरप्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द लॉ। उनका मेन काम क्या है? सबसे पहली बात कि भाई लॉ को समझाना और प्रोटेक्ट करना, कि उसको कोई तोड़े नहीं, उसको कोई तोड़े मरोड़े नहीं। ये काम है जुडिशरी का मेन। ठीक है। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है भाई साहब? वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब। मतलब ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज शेप्ड लाइक अ पिरामिड। याद करो, हम बात कर चुके हैं पहले भी इस पे। कैसा होता है ये? पिरामिड शेप का होता है।
किसकी तरह से है? पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे नीचे क्या आती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। एक सेकंड कलर बदलने दो। सबसे नीचे क्या आएगा यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो बहुत ज्यादा है। उससे कम क्या है? हाई कोर्ट है यहाँ पे, और उससे कम सब एक सिंगल है हमारी सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट बात? कोई शक, कोई सवाल, कोई शंका यहां तक? नहीं ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द लॉ अप्लाइज टू एवरीवन, रिच एंड पुअर। ये किस बात पे बेस्ड है? ये इक्वालिटी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी पे। किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी पे बेस्ड है कि सब इक्वल है ना? क्वेश्चन, डैश इज कंसीडर्ड द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गार्जियन है? कौन है भाई साहब? वो है जुडिशरी। कौन है? वो है जुडिशरी। कौन है वो? जुडिशरी है। चलो नेक्स्ट देखो, या आप जुडिशरी बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हो ना। सबसे बेस्ट आंसर वैसे सुप्रीम कोर्ट लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, मेक द करेक्ट पेन देखते हैं। चलो, जुडिशरी, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, जुडिशरी का मेन काम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मतलब कि वो समझाते हैं कि लॉ क्या कह रहा चाहता है। वहीं पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आपकी जुडिशरी जो है किसको एडवाइस कर सकती है? प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो यहां पे। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म है। क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म है, मतलब ये इससे मैच कर रहा है। वहीं पे रिमूवल ऑफ जजेस, ये किसके थ्रू हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंपीचमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर आपको किसको, एक जज को हटाना है, तो आपको दोनों हाउसेस में, लोअर हाउस में भी, अपर हाउस में भी। याद करने का तरीका क्या बताया था? लोअर हाउस मतलब एल फॉर लोकसभा। लोकसभा हमारी क्या है? लोअर हाउस है, और राज्यसभा हमारी क्या है? अपर हाउस है। दोनों हाउसेज में आपको स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी, तभी एक जज को आप हटा सकते हो, विच इज नोन एज इंपीचमेंट। क्लियर? चलो आओ, इसके बाद ट्रू फॉल्स देखा जाए। फटाफट ट्रू फॉल्स देखेंगे, ये आंसर्स लिखे हुए हैं, आप चाहो तो पीडीएफ में देख लेना। ट्रू फॉल्स पे बात करते हैं। आइए, पहला क्या है? इंडिया हैज अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हमें इंडिया में देखने को मिलती है? बिल्कुल सही बात है, यहां पे ट्रू ही आएगा, मतलब यहां पे स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है। करेक्ट। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जजेस आर वोटेड ऑन द पार्लियामेंट। क्या जज की अलाउंस और सैलरीज पे वोट कर सकते हैं पार्लियामेंट पे? नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। क्या है? टोटली गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया भाई साहब? स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए अगला देखिए, द पीआईएल कैन ओनली बी फाइल्ड बाय ए पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बिहाफ पे कोई सा भी सोशल वर्कर या फिर एनजीओ पीआईएल डाल सकता है। करेक्ट। अगला देखो, नेक्स्ट देखिए, अ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन बनाया है वो सभी पे लागू होगा। चलो आंसर इन वर्ड देखो, हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, हमारी जुडिशरी के पास है। जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट आप एक साथ यूज कर सकते हो। जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फाइनल सबसे ऊपर वही है ना। जुडिशरी में सबसे ऊपर कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है। What is the special order issued by the Supreme Court to protect fundamental right is called? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई स्पेशल ऑर्डर निकालती है किसको बचाने के लिए? आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट्स बोलते हैं। क्या कहा जाता है उसको? रिट्स कहा जाता है। चलो आगे देखो, हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट जजेस बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस? अगर किसी जज को ऑफिस से हटाना है तो वो कैसे हटाया जा सकता है? थ्रू इम्पीचमेंट ओनली। कैसे? इम्पीचमेंट के थ्रू। अब उसकी इस इंपीचमेंट के लिए क्या करना पड़ता है भाई साहब? स्पेशल मेजोरिटी लगती है। क्या लगती है? स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। इन बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, तब आप हटा सकते हो, तब उनका इंपीचमेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है फेडरलिज्म। देखो भाई साहब, इसके भी सबसे पहले अपन एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, आओ देखो एमसीक्यू देखो इसका। इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट विच कंट्री इज कंसीडर्ड द ओरिजिन ऑफ फेडरल स्टेट? कौन सी कंट्री को हम कह सकते हैं जिसकी वजह से फेडरल स्टेट आया, जहां से ओरिजिन हुआ है? सबसे पहले वो बना था अमेरिका में।
कहाँ पे? अमेरिका में। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्या है भाई साहब? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट? ये कहां लिखा हुआ है भाई साहब? ये लिखा हुआ है पहले ही आर्टिकल में। मतलब आपका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 1। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है भाई साहब? सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ फॉल अंडर विच लिस्ट? याद करो हमने बात कही थी कि 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन काम कर सकता है, किसको लॉ बनाने का अधिकार है? वो है यूनियन के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वहीं स्टेट लिस्ट किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। वहीं पे कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में क्या आता है, कॉन्टेक्चुअल दिक्कत होती है, दोनों रूल बना देते हैं, तो किसका माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब कि ये सब किस में आ रहे हैं भाई साहब? ये तो आ रहे हैं स्टेट लिस्ट में। किसमें आ रहे हैं? स्टेट लिस्ट में। मतलब इसमें कौन काम कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है सिर्फ और सिर्फ। चलो अगला देखो, अंडर विच आर्टिकल इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन स्टेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स? अब 2 आर्टिकल में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, आर्टिकल नंबर 352 और आर्टिकल नंबर 356। 352 के तहत कहां लगता है? कंट्री में लग सकता है। अगर इमरजेंसी लगानी है तो कहां कंट्री में लगानी है? तो 352 लगेगा। वहीं 356 के जरिए हम कहां लगा सकते हैं? स्टेट्स में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 356। चलो भाई साहब अगला देखो, इन इंडिया फेडरलिज्म टू हुम आर द रेसिडुअल पावर्स असाइंड? किसके पास रेसिडुअल पावर होती है? मतलब ताकत ज्यादा किसकी है? वो है सेंटर की। किसकी है? सेंटर की। ना स्टेट की होगी ना लोकल की होगी, किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत ज्यादा होगी, यानी कह सकते हैं पार्लियामेंट के पास ताकत ज्यादा होगी। मतलब सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, नेक्स्ट देखो भाई साहब, आइए देखें, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अपन ने देखा कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो सही जवाब क्या होगा? स्टेट्स होगा। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज लेड डाउन इन द डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में लिखा है? 7th शेड्यूल में। कहां पे? याद रखना, 7th शेड्यूल में लिखा है। कहां पे लिखा है भाई साहब? 7th शेड्यूल में। क्या लिखा है? 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है। चलो, बोथ द सेंटर एंड द डैश हैव द राइट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। अभी बात कही थी अपने की कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन बना सकता है? स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल भी बना सकती है। मतलब यहां पे सही जवाब क्या जाएगा? यहां पे सही जवाब हो जाएगा स्टेट। चलो अगला देखो, द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और चेंज देयर बाउंड्रीज एंड नेम लाइज विथ? किसके पास ये ताकत है कि भाई साहब स्टेट्स के नाम, उनकी बाउंड्रीज वगैरह चेंज कर सके? वो ताकत है भाई साहब पार्लियामेंट के पास। इसके पास? पार्लियामेंट के पास, कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके पास पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, या कह सकते हैं पार्लियामेंट के पास ही पावर है। चलो मेक द करेक्ट पेयरिंग देखो, सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट और आर्टिकल 371। तो भाई साहब कौन कौन से ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट में क्या आता था? जो भाई साहब अल्टीमोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके यूनियन लिस्ट में। वहीं पे स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट लिस्ट में आती हैं वो चीजें जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका हो गया कहां पे? पुलिस, एग्रीकल्चर एंड लोकल गवर्नमेंट। ये किसके अंदर आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो इन पे रूल्स एंड लॉज कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी चीजें आती हैं जिनके बिना दोनों का काम नहीं चल सकता, और दोनों ही पे रूल्स एंड लॉज बना सकते हैं। लेकिन किसका लॉ ज्यादा पावरफुल माना जाएगा? अगर दोनों के बीच में कभी भी अनबन हुई, मतलब कह सकते हैं कि किसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए एक ही टॉपिक पे, दोनों ने बना दिए, तो किसका माना जाएगा? यूनियन का माना जाएगा। जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियंस पे। यहाँ पे क्या आया? थर्ड। बचा एक ही आर्टिकल 371 जो कि स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है सर्टेन स्टेट्स को, जैसे कि नागालैंड और मिजोरम को। यहाँ पे आ गया चौथा। क्लियर है? चलो याद रखना, 371 किसके लिए? नागालैंड मिजोरम जैसे के लिए, और 370 किसके लिए था? अब तो हट गया है, लेकिन 370 था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। चलो अगला देखो, ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। इन इंडिया स्टेट्स हैव द राइट टू सेसीड फ्रॉम द सेंटर। क्या ये राइट है किसी स्टेट के पास कि वो सेंटर से अलग हो सके? नहीं भाई साहब, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसमें स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, आप अलग नहीं हो सकते। चलो, द गवर्नर इज अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल ऑफ स्टेट। क्या ये
प्रोविजन है नहीं भाई साहब, ये प्रोविजन है ही नहीं, ये प्रोविजन है ही नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, ये भी फॉल्स है भैया, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। चलिए आंसर इन वन वर्ड देखते हैं। हु मेक द लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑन यूनियन लिस्ट। भाई यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कानून कौन बना सकता है, कौन बना सकता है भाई साहब, वो बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे बनाएगी। ठीक है, चलो अगला देखो, व्हाट टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज अडॉप्टेड इन इंडिया। किस टाइप का फेडरलिज्म इंडिया में अडॉप्टेड है भाई साहब। हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म अडॉप्टेड हुआ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के पास है, पावर किसके पास है, पावर सेंटर के पास भी है और पावर स्टेट के पास भी है, बट पावरफुल पावर किसके पास है, स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें, स्ट्रॉन्ग ये है। इस टाइप का हमने फेडरलिज्म अडॉप्ट कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय स्पेशल स्टेटस विच हैज नाउ बीन रिमूव्ड। पहले हुआ करता था अब नहीं है। जैसे नागालैंड और मिजोरम के लिए आर्टिकल 371 था, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए हुआ करता था आर्टिकल 370। कौन सा, आर्टिकल 370 हुआ करता था। नेक्स्ट देखो, चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। अब शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8, लोकल गवर्नमेंट पे बातचीत करते हैं। आइए चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई साहब, पहला देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रूरल लोकल गवर्नमेंट। ये कहां से आया था भाई साहब, ये आया था आपका 73rd, किससे, 73rd अमेंडमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखो, व्हाट डज द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट टू। जैसे 73 पंचायती राज से था, वैसे ही 74 किसके लिए था, वो था अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए, मतलब म्युनिसिपैलिटीज को बनाने के लिए था। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो भाई साहब अगला देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज मैंडेटरी फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कितना रिजर्वेशन है, मैंडेटरी कितना किया गया है, वो है 33%। कितना है, 33%। कहां है भैया, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 33%। क्या कह सकते हैं, 1/3%, है ना, कितना, 1/3। चलो भाई साहब अगला देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू लोकल बॉडीज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरे देश के सभी क्या मेन इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन। हर स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन है, वो रिस्पॉन्सिबल है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस के लिए। चलो अगला सवाल देखो, the 73rd and 74th constitutional amendment were passed by the parliament in which year। कब पास हुए थे दोनों, 1992 में हुए थे। कब हुए थे, 1992 में हुए थे। कब हुए थे भाई साहब, 1992 में हुए थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, द लोवेस्ट लेवल ऑफ 3-tier पंचायती राज सिस्टम इज। पंचायती राज सिस्टम जो कि 3 लेवल का है, उसमें सबसे छोटा लेवल कौन सा है, वो है ग्राम पंचायत। कौन सा है, ग्राम पंचायत। चलो आगे देखो, डैश इज कंस्टिट्यूटेड एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ लोकल बॉडीज। क्या होता है भाई साहब, स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्या, स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में आती है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट देखेंगे, मैच द करेक्ट पेयरिंग। देखो, सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मेयर और गीता राठौर, पॉपुलरली नोन एज सरपंच। अब इनको मैच करना है इस तरफ से। ठीक है, पहला क्या है, सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा है जो सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट हो सकता है, मतलब कि भाई साहब स्टेट लिस्ट का है। पंचायती राज किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का है, तो इस पे कानून बनाने का हक किसका रहता है, स्टेट का रहता है, इसीलिए 1 यहां कर दो। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितना होता है, 5 साल का होता है, कहीं लिखा है, ये रहा ऊपर। नेक्स्ट देखो, मेयर। मेयर जैसे कि पंचायत में सरपंच होता है, वैसे म्युनिसिपैलिटीज में कौन होता है, वहां पे होता है मेयर, ये 3। गीता राठौर। गीता राठौर सीहोर में एक गांव है, वहां की एक बहुत फेमस सरपंच है, जो यंग भी हैं और बहुत ज्यादा काम कर रही है, इसलिए उनकी बात हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, है ना। तो वो मध्य प्रदेश के सीहोर में एक फेमस गांव की
क्या है, सरपंच है, वो बहुत कम एज की है। जो अपन ने बात कही थी, जैसे महात्मा गांधी कहते थे ना, भाई साहब पॉलिटिक्स एक दलदल है, अगर आपको इसमें उतरोगे नहीं तो ये साफ कभी होगा ही नहीं। तो हम यंगस्टर को इसमें उतरना पड़ेगा इसको साफ करने के लिए। तो गीता राठौर उन्हीं में से एक है। चलो ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इट इज मैंडेटरी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ। क्या ये बात सत्य है? हाँ, कि अगर हो जाता है ऐसा कि डिसॉल्व हो गई है तो आपको 6 महीने के अंदर तुरंत नए चुनाव कराने पड़ते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, आगे देखो, there is no provision for reservation for scheduled caste and scheduled tribe ST/SC in local bodies in proportion of their population। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। रिजर्वेशन है, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? ओके, अगला क्या भाई साहब? देखो, लोकल गवर्नमेंट्स स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, लोकल गवर्नमेंट की वजह से डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए अगला सवाल देखा जाए, बहुत आसान आसान सवाल आ रहा है भैया, है ना। व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट है क्या? पहली बात तो, जो गवर्नमेंट कहां पे, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रूरल लेवल पे स्टेब्लिश हो, उसको क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। एंड अर्बन लेवल पे, मतलब विलेज लेवल पे अगर हो रही है, वो क्या कहलाएगी? आपकी लोकल गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है। व्हाट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड? इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत को हम क्या बोलते हैं? सरपंच कहते हैं भैया, है ना। क्या बोला जाता है? सरपंच कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है भाई साहब कि सेंटर और स्टेट से पावर को लोकल गवर्नमेंट की तरफ पास ऑन कर देना। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। जब हम सेंटर से, किससे? सेंटर और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट की तरफ, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की तरफ पावर को भेजते हैं, इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? कौन थे वो? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। नाम क्या था उनका? लॉर्ड रिपन, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला चैप्टर देखा जाएगा। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, उस पे सवाल देखे जाएं। आओ, बहुत देर से कलर नहीं चेंज किया, कलर बदलेंगे, कलर नहीं अच्छा लग रहा। आओ देखो, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन सी करती है भाई साहब? वो थी कौन सी? आपका ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होगा, आर्टिकल नंबर 368, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखो, in which case of the landmark doctrine of the basic structure doctrine of the constitution formulated by the supreme court। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन है वो किस केस में निकल के आई थी? वो आई थी 1973 के केशवानंद भारती केस में। किसमें? केशवानंद भारती केस में निकल के आई थी। चलिए अगला देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसको? कंट्रोवर्सी की वजह से कहा जाता था, वो कहा जाता था आपके 1976 में आए 42nd अमेंडमेंट को। किसको? 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है। चलो अगला देखो, अगला देखो भाई फटाफट अगला देखो, वेयर कैन एन इनिशिएटिव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बी इनिशिएटेड? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो वो कहां से इनिशिएट हो सकता है? किस हाउस से हो सकता है? क्या सिर्फ लोकसभा से हो सकता है, क्या सिर्फ राज्यसभा से हो सकता है, या फिर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से हो सकता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी भी हाउस से इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है। चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इज इट कंसिडर्ड? अगर अमेंडमेंट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे कंसिडर करते हैं भाई साहब? ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबल का। क्या है? बहुत मिक्सचर है। जैसे कि अगर बात करें रिजिडिटी की तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वहीं पे बहुत ज्यादा ओवर फ्लेक्सिबल है, कहाँ का? ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, इसमें चेंजेस आप कर सकते हो। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। चलो अगला देखो, The Indian Constitution is a dash document which can be changed according to time and circumstances। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि समय और सर्कमस्टेंसेस के साथ, टाइम और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं।
Amendment of the federal character of the constitution, state rights require a special majority of parliament as well as support of the legislative assemblies of at least कितने परसेंट ऑफ स्टेट? 50%। स्पेशल मेजोरिटी के लिए आपको 50% स्टेट्स की भी हामी चाहिए भाई साहब, तब जाके कितना? 50%, हाफ। The Indian Constitution adopted on 26 November 1949 came into full force on भाई साहब 26 नवंबर 1949 को बन गया था, बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू कब हुआ? वो लागू हुआ 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950 से। तभी से हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। चलिए अगला सवाल देखो। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 21 ईयर टू 18 ईयर बाय द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हमने 21 से 18 कर दिया था? वो था 61 वाला। कौन सा वाला? 61 वाला। क्लियर? चलो करेक्ट पेयरिंग करते हैं। देखो, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, एंटी डिफेक्शन लॉ, फाइनल साइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और रिपील ऑफ द चेंजेस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट। सिंपल मेजोरिटी के जरिए हम क्या कर सकते थे? नए स्टेट्स को बना सकते हैं और नए स्टेट्स को जोड़ सकते हैं। वो क्या है? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाता है। वहीं बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 44th अमेंडमेंट में, जो कि आई थी 1978 में, मतलब कि यहां पे आएगा। क्लियर? अगला देखो, फाइनल साइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फाइनल साइनिंग किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे फाइनल साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब करेंगे भाई साहब। चलो अगला देखो, रिपील ऑफ द चेंजेस ऑफ 42nd अमेंडमेंट। क्योंकि हम जानते हैं 42nd अमेंडमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए थे। अब क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए थे, वो कंट्रोवर्शियल था, इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे। पर इसको रिपील कर लिया गया था, उसको बदल दिया गया था बाय 44th सेकंड। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ। एक सेकंड रुको, इधर ये यहाँ आएगा भैया, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अभी सही है? हाँ सही है, अब सही है। चलिए ठीक है, चलो ओके, अब सही। ऊपर नीचे हो गया था, सॉरी यार। आओ ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। In case of deadlock, difference of opinion on the constitutional amendment bill, a joint sitting of parliament can be called. क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है भैया, फॉल्स है। स्टेटमेंट गलत है, गंदा स्टेटमेंट है भैया। चलो अगला देखो। The President of India does not have right veto power to return a constitutional amendment bill for reconsideration. ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वापस भेज नहीं सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? क्या है ये स्टेटमेंट? ट्रू है। चलो आंसर एक वर्ड देखो। हु हैज फाइनल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? किसके पास फाइनल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की? वो है पार्लियामेंट के पास। किसके पास? पार्लियामेंट के पास। नहीं जाओ, क्या होगा? पार्लियामेंट होगा। चलो आगे देखो। In which year was the first amendment of the Indian Constitution was made? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला चेंज कब आया था? वो आया था 1951 में। कब आया था भाई साहब? 1951 में आया था। चलो अगला देखो। द पावर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन इनहेंस्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, उससे किस इंस्टीट्यूशन की पावर्स को इनहेंस किया गया था? जुडिशरी से। इसकी जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी बताती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई साहब, है कि नहीं? चलो बात करते हैं आखिरी चैप्टर, पहले पार्ट के आखिरी चैप्टर की, जो कि है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आओ देखो, इसको भी खत्म किया जाए भाई। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई साहब, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल क्या है? इधर देखो, बात करें टू मेक द स्टेट ऑटोक्रेटिक, नहीं भैया गलत बात है। टू प्रोवाइड पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स फॉर सोशल चेंज, हाँ ये मेन काम है, ये मेन बात है। चलो आगे देखो। What meaning has been adopted by secularism in India? सेकुलरिज्म का मतलब इंडिया में क्या है भाई साहब? हमारे यहाँ पे है कि हम लोग दूर रहेंगे, स्टेट और रिलीजन दूर रहता है, पर until unless आप रिलीजन के अंदर किसी को एक्सप्लॉइट ना कर रहे हो
तो ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट ना, बिल्कुल नहीं, म्यूचुअल प्रोहिबिशन नहीं है यहाँ। स्टेट सपोर्ट द ओनली द मेजॉरिटी रिलीजन, ये भी गलत बात है। प्रिंसिपल डिस्टेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड पॉजिटिव इंटरवेंशन व्हेन नेसेसरी, बिल्कुल सही बात। हम वैसे तो दूर रहते हैं, पर जब जरूरत पड़ेगी स्टेट इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस मैटर में। क्लियर? चलो अगला देखो, Which of the following is a major criticism of Indian Constitution? इनमें से कौन सा मेजर क्रिटिसिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इट इज वेरी शॉर्ट, शॉर्ट तो ये नहीं बहुत लंबा भैया। इट इज अ फॉरेन बोरोड डॉक्यूमेंट, ये बात बिल्कुल सही है ना। क्रिटिसिज्म होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसको कई सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ के बनाया गया, पर कायदे से देखा जाए तो हमने से उनसे प्रिंसिपल लिया है, उसको इंडियन वे में तोड़ मरोड़ के हमने उसको और बेहतर किया है, तब जाके यूज किया। तो ये क्रिटिसिज्म वैसे तो गंदा है, लेकिन हाँ एक तरीके का क्रिटिसिज्म तो है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नागालैंड ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस? याद करो, जम्मू कश्मीर को मिला था 370 के तहत और नागालैंड को मिला है 371 के तहत, 371 ए। चलिए अगला देखो, which report in 1928 demanded that every citizen have the right to participate in the affair of the country, demand for universal suffrage? किसने डिमांड किया था ये? वो थी मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट। कौन सी? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। चलिए अगला देखा जाए, मेक द करेक्ट पेयरिंग। आओ पेयरिंग करते भाई साहब। देखो पहला क्या है? पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, पीस कॉन्स्टिट्यूशन, अफर्मेटिव एक्शन प्लान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और मल्टीकल्चरल एंड ग्रुप राइट्स। अगर पीस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये है जापान का। किसका है? जापान का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान को हम बोलते हैं पीस कॉन्स्टिट्यूशन, जो है वन यहां आएगा। नेक्स्ट देखो, अफर्मेटिव एक्शन प्लान। अफर्मेटिव एक्शन प्लान था रिजर्वेशन के लिए, किसके लिए? एसटी और एससी के लिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? बेसियो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है ना। वहीं पे मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज एंड डाइवर्सिटी से जुड़ा। ये रहा आंसर। क्लियर? ट्रू फॉल्स की तरफ चले, आइए ट्रू फॉल्स देखा जाए भाई साहब। ट्रू फॉल्स देखो ट्रू फॉल्स। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात फॉल्स है भैया। वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, है कि नहीं? चलिए एक सेकंड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू एस्टेब्लिश ऑफ सोशल जस्टिस अलॉन्ग विथ इंडिविजुअल फ्रीडम। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल याद है, ये इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटेड है। अरे भाग कर है। The framers of the constitution accepted the demand for separate electorates on the basis of religion। ऐसा नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जो बनाने वाले थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरेट को, रिलीजन के बेसिस पे इलेक्टोरेट को डिवाइड करने के खिलाफ थे। वो इस बात को नहीं माने थे। राइट? ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चलो अगला देखो, आंसर इन वन वर्ड। आइए देखिए, with what words does the preamble of the Indian Constitution start? किन शब्दों के साथ preamble शुरू होता है? We the people of India। किस वर्ड के साथ? We the people of India से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? We the people of India से शुरू होता है। चलो, which principle of separation of religion and state is followed in Western countries? वहां क्या फॉलो किया जाता है भाई साहब? पूरा बिल्कुल डिस्टेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला, है ना। कौन सा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कौन सा फॉलो किया जाता है भाई साहब? म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो किया जाता है। इंडिया में ऐसा फॉलो नहीं किया जाता। व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मोरल आइडिया, वैल्यू एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जैसे कि इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, वो क्या है? किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। इसी को बोलते हैं फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट एनी वन लिमिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिमिटेशन है? वो है जेंडर जस्टिस। इसके बारे में बात नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इसके बारे में बात नहीं करता है। इस बात को याद रखेंगे, जेंडर जस्टिस के ऊपर बात नहीं करता। बाकी सारी चीजों पर बात करता है, पर जेंडर जस्टिस पे बात नहीं होती है। क्लियर बेटा? चलो आओ अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 पॉलिटिकल थ्योरी पे बात करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर शुरू करते हैं। आओ देखो भाई साहब, पहला देखो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पे बात की जाए। देखो चलो भैया बढ़ा जाए आगे। देखो सवाल देखो, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द रिपब्लिक? किसने लिखी थी रिपब्लिक नाम की बुक भाई साहब? वो थे हमारे कौन? प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। चलो अगला देखो, नेक्स्ट
Who first proved that freedom is a fundamental right of all human being? किसने इस बात को प्रूव किया था भाई साहब? क्या वो महात्मा गांधी थे, क्या वो रसूली थे, या फिर कार्ल मार्क्स थे, या कॉटिल थे? वो थे ऑप्शन नंबर बी, राउसियो। चलो अगला सवाल देखो। Who wrote the book हिंद स्वराज which discuss the meaning of true independence? स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी सही जवाब होगा भैया। चलो अगला देखो। पॉलिटिक्स हैज अ ट्रैप्ड लाइक अ स्नेक्स coil and there is no other way but to fight it। किसने ये बात कही है? ये बात भी आपके किसने कही है? महात्मा गांधी जी ने कही। किसने कही है? महात्मा गांधी जी ने कही है, मतलब सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the main purpose of political theory? Political theory का main purpose क्या होता है भाई साहब? To explain how to win election, क्या ये है वो? To train citizens to think rationally about political issue, क्या ये है? या फिर to teach politicians how to give speeches, या फिर to implement government's policies? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, वो हमें सिखाती है पॉलिटिकल थ्योरी कि कैसे हम रेशनली सोचें और कैसे पॉलिटिकल इश्यूज को टैकल आउट करें, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ब्लैंक्स देखो जा। मैन इज यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स, ही हैज डैश एंड ही हैज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट इन हिज एक्टिविटी। क्या है भाई उसके पास? विजडम है। क्या है? विजडम है। क्या है भाई? विजडम। चलो आगे बढ़ो। चलो इन द एंशिएंट ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस डैश वाज द कंसीडर्ड द मोस्ट प्रूडेंट पर्सन। कौन थे वो? सोक्रेट्स थे। कौन थे? सोक्रेट्स। चलो डॉक्टर अंबेडकर आर्ग्यूड vehemently that scheduled caste should be treated as dash and should receive special protection। किसकी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? उनका कहना था शेड्यूल्ड कास्ट एससी को भी माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। इसकी तरह माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। चलो अगर देखो, इंटरनेट यूजर्स आर कॉल्ड डैश इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम इंटरनेट यूजर्स क्या बोलते हैं? नेटिजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिजन्स बोलते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ किस पे? इंटरनेट पे अपनी बातें रखते हैं, वो कहलाते हैं नेटिजन्स। ठीक है, चलो मेक द करेक्ट टाइम। देखो कार्ल मार्क्स है, प्लेटो है, रजो है और पॉलिटिकल थ्योरी है। चलो भाई साहब देखो, कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स क्या बात करते थे कि इक्वालिटी इज अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट एज फ्रीडम। इक्वालिटी बिल्कुल जरूरी है जैसे कि फ्रीडम जरूरी होती है। ये कहना था किसका? कार्ल मार्क्स का। प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो ने जो कहा था वो है डायलॉग ऑन जस्टिस इन द रिपब्लिक। उनकी बुक का नाम था द रिपब्लिक। उन्होंने उसमें डायलॉग ऑफ जस्टिस की बात की थी। चलो रजा ऑफ फ्रीडम की बात की जाए तो वो बात करती थी फ्रीडम इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट। उनका कहना था फ्रीडम एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट होना चाहिए, मतलब ये यहाँ आ गए। और पॉलिटिकल थ्योरी की बात की जाए तो ये बताती है एनालिसिस ऑफ वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, मतलब यहाँ आ गया फोर्थ। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। देखो, पॉलिटिक्स इज ओनली व्हाट पॉलिटिशियन डू, इट हैज नथिंग टू डू विद द जनरल पब्लिक। क्या ये बात सही है भाई साहब? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात क्या है? नहीं, ये बात गलत है। सिर्फ इतना ही नहीं होती है पॉलिटिक्स, है ना, इससे ऊपर है कहीं। What unlike mathematics? Unlike mathematics, there are many definitions of equality और freedom in political theory। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई सारी definitions हैं इक्वालिटी और फ्रीडम की पॉलिटिकल थ्योरी में। चलो आगे देखो, पॉलिटिकल थ्योरी इज यूजफुल ओनली फॉर पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स, नॉट फॉर ऑर्डिनरी स्टूडेंट। क्या ये बात गलत है? नहीं भाई, हम खुद पढ़ रहे हैं ना, हमारे काम आती है, हमें पॉलिटिक्स सिखाती है पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चलो अगला देखो, Socrates was sentenced to death by the rulers of Athens for challenging the prevailing beliefs। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। बहुत ही प्रूडेंट आदमी थे, बहुत ही कह सकते हो होते ना जो प्राउडफुल इंसान होते हैं, वैसे इंसान थे वो, और इसके लिए उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, मार दिया गया था। चलो आगे देखो, आंसर इन वर्ड देखो, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? सिंपल सी बात, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन ऑफ द आइडियाज एंड पॉलिसीज दैट हैव शेप्ड आवर सोशल लाइफ, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। हु रोट द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज नाम की बुक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने लिखी थी। नेक्स्ट देखा जाए, आगे देखो, व्हाट बेसिक कॉन्सेप्ट डज पॉलिटिकल थ्योरी प्राइमरली एक्सप्लेन? कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है? वो ये चालू करती है, लिबर्टी,
इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, ये डिस्क्राइब करती है पॉलिटिकल थ्योरी। What was the name of Socrates' most famous disciple who wrote the Republic? तो सोक्रेट्स के उस शिष्य का नाम क्या था जिसने रिपब्लिक लिखी? उनका नाम था प्लाटो। क्या नाम था? प्लाटो। किसके डिसाइपल थे, किसके शिष्य थे भाई साहब, किसके स्टूडेंट थे? सोक्रेट्स की ही, जिनको एथेंस में मार दिया गया था। चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम की। आओ देखो, सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ 20th सेंचुरी? क्या होगा इसका सही जवाब बेटा? इसका सही जवाब होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि क्या है? ऑटोबायोग्राफी है किसकी? नेल्सन मंडेला की, क्योंकि 27 साल उन्होंने कहां बिताए थे? जेल में बिताए थे, और उनकी ही कहानी है कि कैसे वो फ्रीडम के लिए लड़े। तो बुक का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फॉर मी टू फ्रीडम इज फ्रीडम एंड is freedom from fear. Without freedom from fear, you cannot live a dignified human life. किसने कहा था? ये कहा था म्यांमार के एक लीडर है जिनका नाम है ऑन्ग सैन सू की। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई अगला देखो, नेक्स्ट देखो, हु फॉर्मुलेटेड द हार्म प्रिंसिपल इन द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी में हार्म प्रिंसिपल को किसने फॉर्मुलेट किया था भाई साहब? वो थे जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल। चलो भाई साहब अगला देखो, अगला देखा जाए फटाफट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बात किसने कही थी? ये कही थी एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर ने जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भैया और मैं इसे लेके रहूंगा। किसने कही ये बात? ये बाल गंगाधर तिलक ने। चलो अगला देखो, The inviolable zone of non-interference in which no outside authority can interfere is related to which type of freedom? ये किस टाइप का फ्रीडम है? नेगेटिव फ्रीडम है। किस टाइप का फ्रीडम है साहब? नेगेटिव फ्रीडम है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। आइए फटाफट एक से फटाफट। तो नेल्सन मंडेला स्पेंड डैश इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन सेल। भाई साहब कितने साल? अभी अपन ने बात कही थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में, जब अपन बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कितने साल वो जेल में रहे? 27 साल, 27 ईयर, 27 years of his life was in jail. चलो, J.S. Mill divided the work of an individual into two parts, dash work and related work. Auto-relational work. क्या? Auto-relational work and related work. चलो, अगला देखो. The two main dimension of freedom is in political theory is called dash and dash. तो कौन सा? Negative freedom and positive freedom. Negative freedom and पॉजिटिव फ्रीडम। इसके बाद अगला देखो, इन द बुक हिंद स्वराज डैश हैज डिस्कस्ड स्वराज सेल्फ रूल। किस किताब में था भाई साहब? ये महात्मा गांधी की किताब में था। किसमें? महात्मा गांधी की किताब में। किसकी थी? महात्मा गांधी की लिखी हुई किताब थी। इसमें उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में? हिंद स्वराज के बारे में बताया था। चलो अगला देखो, मेक द करेक्ट पेयरिंग। देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम फियर, नेगेटिव लिबर्टी और ऑन लिबर्टी। देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक का नाम है, ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने लिखी है। मतलब पहले का तो डी हो जाएगा, सिंपल भैया। चलो, फ्रीडम फ्रॉम फियर ये बात किसकी है? म्यांमार की लीडर की, आंग सान सू की। मतलब कि यहां हम दूसरा लिख सकते हैं। नहीं देखो, नेगेटिव लिबर्टी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं, नेगेटिव फ्रीडम बोल सकते हैं। ये थर्ड हो जाएगा। और ऑन लिबर्टी ऐसे लिखा था किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जिन्होंने हार्म प्रिंसिपल भी फॉर्मुलेट किया था। चलो नेक्स्ट देखो, आगे देखो भाई साहब, बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। भाई साहब देखो, इट इज पॉसिबल फॉर एनी पर्सन लिव इन सोसाइटी टू बी कंप्लीटली फ्री ऑफ ऑल लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कुछ ना कुछ लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस तो लगेंगे भाई साहब। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। चलिए आगे देखो, फ्रीडम मीन्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन बट ऑल्सो द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स पोटेंशियल। क्या ये बात सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो अगला देखो, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल एक्शन दैट अफेक्ट द हार्म अदर इंटरपर्सनल एक्शन कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटीज। क्या ये बात सही है? नहीं भैया, नहीं, ये सही नहीं है। क्या होगा? फॉल्स होगा। चलो भाई आगे देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू एंड इट इज नॉट अनलिमिटेड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम के बारे में ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, आंसर इन वन वर्ड देखो, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ फ्रीडम? दो मेन टाइप ऑफ फ्रीडम कौन कौन से हैं? एक है नेगेटिव फ्रीडम, नेगेटिव लिबर्टी जिसको बोलते हैं
नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम। क्लियर? चलो अगला देखो, नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू विच कंट्री? कौन सी कंट्री से नेल्सन मंडेला बिलोंग करते हैं भाई साहब? साउथ अफ्रीका से। कहां से? साउथ अफ्रीका। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई साहब? देखो, व्हाट इज द सिंपल आंसर डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगी लिबर्टी की? वो क्या होगी? देखो, फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पर्सन। उसी को हम क्या बोल सकते हैं? सिंपली फ्रीडम कह सकते हैं। चलिए भाई, अब बात करिए अगले चैप्टर की, जो कि है इक्वालिटी। देखो भाई साहब, इक्वालिटी की बात की जाए, आओ देखो, पहला सवाल अपने करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, अकॉर्डिंग टू फेमिनिज्म व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी? इसके हिसाब से जेंडर इनइक्वालिटी में, फेमिनिज्म के हिसाब से जेंडर इनइक्वालिटी का रूट कॉज क्या है? वो है पैट्रियार्की। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी पैट्रियार्की करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इक्वालिटी डज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट रिप्रेजेंट? किस टाइप की इक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है भाई साहब? प्रिंसिपल कौन सा? वन पर्सन वन वोट वाला। ये रिप्रेजेंट करता है आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल लेवल पे इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखो, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी सोशलिज्म प्लेसेस द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑन विच टाइप ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी? मार्क्सिस्ट क्या बोलते थे कि किसी को भी अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। मतलब ये किस लेवल का आपके इक्वालिटी शो करता है? इकोनॉमिक लेवल की। कौन सी? इकोनॉमिक लेवल की। मतलब सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए भाई साहब, अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी? इनमें से कौन सा एक मेन डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी नहीं है? हम जानते हैं कि सोशल हो गया, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये मेन हो जाते हैं, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल इक्वालिटी मेन नहीं है भाई साहब। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अगला देखो, both freedom and democracy are meaningless without equality. What does this statement imply? कि भाई साहब, फ्रीडम और डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है अगर आपके यहाँ इक्वालिटी नहीं है। तो क्या इसका सही जवाब देखो क्या होगा? फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके उल्टा थोड़ी ना है। फ्रीडम एंड इक्वालिटी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। फ्रीडम और इक्वालिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ये सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं, एक सेकंड, फ्रीडम को लिबर्टी बोलते हैं भाई, तो देखो आंसर में लिबर्टी लिखा हुआ है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स देखा जाए। चलो भाई, नेचुरल इक्वालिटी इज अचीव्ड ओनली बाय, नेचुरल इक्वालिटी कैसे पाई जा सकती है भाई साहब? वो सिर्फ और सिर्फ मिल सकती है बर्थ से, पैदा होते ही होगी भाई साहब। अगर पैदा होते ही नेचुरल इक्वालिटी नहीं मिली है तो हो सकता है चांसेस कम हो, वो बात अलग है, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से किया जा सकता है ना। फेमिनिज्म व्यूज जेंडर इनइक्वालिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, अभी बात की अपन ने, किसकी वजह से है? उनको लगता है पैट्रियार्की की वजह से, क्योंकि सही भी है ना, कोई गलत बात नहीं है, पैट्रियार्की की वजह से ही। चलो आगे देखो, मेक द करेक्ट ऑप्शन देखो, करें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सिविल और लीगल इक्वालिटी, फेमिनिज्म और नेचुरल इनइक्वालिटी। देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। देखो क्या हो सकता है? रिलीजन, जेंडर का सपोर्ट ऑफ इक्वल राइट, नहीं, एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू मेरिट, एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू मेरिट मतलब सिविल एंड लीगल इक्वालिटी, सिविल एंड लीगल इक्वालिटी का मतलब क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, राइट। वहीं पे फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या बोलता है कि इक्वल राइट्स होनी चाहिए, किसके लिए? मेंस एंड वीमेंस के लिए। और नेचुरल इनइक्वालिटी, नेचुरल डिफरेंसेस इन पीपल इननेट एबिलिटीज एंड टैलेंट, ये किसका है? वो है नेचुरल इनइक्वालिटी का है। ठीक है, चलो अगला देखो भाई साहब, ट्रू एंड फॉल्स देखा जाए, इधर आइए फटाफट, ट्रू एंड फॉल्स देखिए। इक्वालिटी मीन्स दैट इनकम, सैलरी एंड लाइफस्टाइल ऑफ एवरी पर्सन इन सोसाइटी शुड बी एग्जैक्टली द सेम। नहीं, ये इक्वालिटी नहीं है। सबको बेटर अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद की चीज तो भाई साहब आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करती है ना। चलो, नेचुरल इक्वालिटी इज एक्वायर्ड बाय बर्थ, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। नेचुरल इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ बर्थ के जरिए ही एक्वायर की जा सकती है। हाँ आजकल थोड़ा सा कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से की जा सकती है, टेक्नोलॉजी भी जो बर्थ के डिफेक्ट्स हैं उनको सही कर सकती है कि नहीं। आंसर इन वर्ड देखो, व्हाट इज द पॉलिटिकल थ्योरी दैट एडवोकेट्स इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन कॉल्ड? इसको हम क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म बोलते हैं। उस पॉलिटिकल थ्योरी को क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म बोलते हैं, जो कहता है मेन और वुमेन को दोनों को बराबर का हक होना चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल थ्योरी? वो फेमिनिज्म है। चलो, अनटचेबिलिटी और अपार्थाइड आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी? सोशल इनइक्वालिटी का वो रीजन है ना, इसकी वजह से है ना, सोशल इनइक्वालिटी का वो है वो।
किसका है? सोशल इनइक्वालिटी के एग्जांपल से। चलो अब बात करेंगे अगले चैप्टर की। देखो भाई सोशल जस्टिस पे सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, देखो पहला देखो क्या बोल रहा है बेटा, द अंत्योदय योजना इज प्राइमली कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। क्या कैसी भाई साहब, कैसी जस्टिस के लिए अंत्योदय योजना प्राइमरी कंसर्न है? वो कंसर्न है सोशल जस्टिस के लिए। किसके लिए? सोशल जस्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिनोनिम ऑफ पब्लिक वेलफेयर इज, इसका पब्लिक वेलफेयर का सिनोनिम क्या है? जस्टिस ही तो है ना? जस्टिस ही तो है, जस्टिस ही सिनोनिम है किसका? पब्लिक वेलफेयर। चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स द establish a society people should think in term of veil of ignorance। किस टर्म्स में से सोचना चाहिए उन्हें? veil of ignorance। इसमें veil of ignorance में। चलो करंट पेयरिंग देखो भाई साहब, जॉन रॉल्स, प्रोपोर्शनल जस्टिस, जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया और प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है चलो देखो, जॉन रॉल्स के बारे में अभी बात की, वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब ये यहां आएगा, करेक्ट। प्रोपोर्शनल जस्टिस, प्रोपोर्शनल जस्टिस क्या बोलता है भाई साहब? ट्रीटिंग ऑल इक्वली बिफोर लॉ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मा या रिवॉर्डिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट एंड स्किल। भाई साहब प्रोपोर्शनल जस्टिस बोलता है कि जिसकी जो स्किल है उसको वैसा अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा यहां? सेकंड नंबर। वहीं जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मा, और वहीं पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग ऑल इक्वली बिफोर द लॉ। ये क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट का तरीका। ठीक है चलो अगला देखो, अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। इधर देखिए, सोशल जस्टिस इज नॉट नेसेसरी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या ये बात सही है? नहीं भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मतलब स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला देखिए, नेक्स्ट, जस्टिस इज लिमिटेड ओनली टू लीगल जस्टिस डिलीवर्ड बाय द कोर्ट्स। क्या ये बात सही है? ना 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 ना, ये बात भी सही नहीं है। सिर्फ उस जस्टिस तक सिमिलर नहीं है जो कोर्ट देती है, इसके अलावा भी चाहिए होता है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रोपोर्शनल जस्टिस होल्ड्स दैट ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर वर्क शुड रिसीव एग्जैक्टली द सेम पे। नहीं, आपके स्किल, आपके टैलेंट पे हो सकता है आपका पे एक्स्ट्रा रहे। तब ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। प्रोपोर्शनल जस्टिस ऐसा नहीं बोलता, करेक्ट। चलो आगे देखो, आंसर इन वर्ड देखते हैं। हु एक्सप्लेन द वेल ऑफ इग्नोरेंस? किसने कहा था भाई? सब जॉन रॉल्स ने। किसने समझाया था? जॉन रॉल्स ने समझाया था। चलो आगे देखो, राइट एनी वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस। कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब जस्टिस का कहना ही यही है कि लॉ की नजरों में सबके सब क्या है? बराबर है। चलो, व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स? इसका मतलब क्या भाई साहब? सबको बराबर ट्रीट करो, टू गिव इक्वल ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजंस ऑफ सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी। कहीं से भी हो उन सबको बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। चलो अगर देखो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस यही है कि सबको बराबर ट्रीट किया जाए, टू रिमूव द इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज prevalent in the society and establish an egalitarian and exploitation free society, जहां किसी का भी exploitation ना हो। यही सोशल जस्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके चलो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 राइट्स की। चलो देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? सबसे अच्छा सवाल भाई साहब, दिसंबर 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? ह्यूमन राइट्स डे। चलो अगला देखो, अगला सवाल क्या है? व्हाट टाइप ऑफ राइट इज द राइट टू वोट? किस टाइप का राइट है राइट टू वोट? पॉलिटिकल राइट है। आपको अपनी गवर्नमेंट को चूज करने का मौका मिल रहा है। कैसा राइट है? पॉलिटिकल राइट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू 17th and 18th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट सच एज जॉन लॉक, व्हाट आर नेचुरल राइट्स? नेचुरल राइट्स क्या है जिनके हिसाब से? जॉन लॉक के हिसाब से वो था राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या है? नेचुरल राइट्स है। चलो अगला देखो, मैं सही मार्क किया ना? हाँ सही मार्क किया। चलो, व्हाट एग्जैक्टली आर राइट्स? एग्जैक्टली राइट्स होते क्या है भाई साहब? ये तो बताओ। अनलिमिटेड प्रिविलेज ग्रांटेड बाय द स्टेट, क्या ये है? इंडिविजुअल राइट्स और क्लेम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, ये है। राइट क्या है? आपके इंडिविजुअल राइट्स या क्लेम वो हैं भाई साहब जो रिकॉग्नाइज किए जाए स्टेट और सोसाइटी के थ्रू, जो आपको मिलने चाहिए। चलो आगे देखो, द राइट टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? आपको काम करने की आजादी जो है, वो जो आपको काम करने का हक है, वो किस टाइप के राइट में आता है? वो क्या है? इकोनॉमिक राइट्स में आता है। किसमें आता है? इकोनॉमिक राइट्स में आता है। भैया आपको पैसे कमाने का हक है। चलो आगे देखो,
नेक्स्ट देखा जाए, फिर इन द ब्लैंक्स देखा जाए, इधर आइए, राइट्स आर दोज इंपॉर्टेंट डैश ऑफ ए पर्सन विच आर एसेंशियल फॉर हिज डिग्निफाइड लाइफ। क्या है वो? डिमांड्स हो सकती हैं, क्लेम्स हो सकता है। डिमांड्स बोल सकते हो आप इसको, डिमांड्स और क्लेम्स कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? डिमांड्स और क्लेम्स कहा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो। अकॉर्डिंग टू कैंट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डैश एंड देयरफॉर शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। हर एक के पास क्या है? डिग्निटी है, हर एक के पास राइट्स होने चाहिए, हर एक के पास डिग्निटी, हर एक के पास राइट्स होने चाहिए, है ना। चलो ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स देखो, एवरी राइट हैज अ ड्यूटी अटैच्ड टू इट। बिल्कुल सही बात, हर राइट के साथ ड्यूटी आती है, आपकी भी ड्यूटी बनती है। अगर राइट्स हैं आपको तो आपको ड्यूटी भी है। चलो, देयरफॉर देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट। अरे अभी पढ़ा भाई साहब, कैसे हो सकता है ना। ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया भाई साहब? फॉल्स हो गया। चलिए अगला देखो, rights are absolute and unlimited. The state cannot impose any restriction on them in the public interest. क्या ऐसा नहीं हो सकता? कर सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऐसा स्टेट कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में उनमें लगाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई हैं तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आंसर इन वर्ड देखो, व्हाट आर राइट्स। अभी अपन ने देखे कि किसी एक इंसान के ऐसे क्लेम्स जो उसके लिए जरूरी है और जिसे स्टेट और सोसाइटी अप्रूव करे, वही क्या है? राइट्स है। चलो आगे देखो, राइट टू वोट इज विच राइट ऑफ सिटीजन। कैसा है? पॉलिटिकल राइट है उसका। क्या है इसका? पॉलिटिकल राइट। क्या है? पॉलिटिकल राइट। चलो, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इशूड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। किसने किया है? यूएनओ ने दिया है। किसने दिया है? यूएन ने दिया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है इसको। किसने दिया है? यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे देखो, व्हेन समवन सेज आई हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस माय व्यूज, व्हाट राइट इज ही रेफरिंग टू। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का रख रहा है, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, सिविल और लिबर्टी राइट्स में आता है ये। चलो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 हमारे सिटीजनशिप की। चलो देखो भाई, आओ इसके सवाल करते हैं। देखो पहला सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? बोल रहा है, हु रोट द फेमस बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। किसने लिखी थी भाई? ये लिखी है टी.एच. मार्शल। किसने लिखी है? टी.एच. मार्शल ने। मतलब बिल्कुल सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. मार्शल। चलो अगला सवाल देखा जाए फटाफट। व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप आर प्रोवाइडेड फॉर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है? सिंगल टाइप की। भाई साहब यहाँ पे आप डुअल मल्टीपल नहीं ले सकते, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है। क्लियर? चलो अगला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप कैन प्राइमरली हेल्प सॉल्व हुज प्रॉब्लम। अगर ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की जाए तो बेसिकली किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? रेफ्यूजीज की। किसकी? रेफ्यूजीज की। कहां रेफ्यूजीज? स्टेटलेस पीपल्स एंड रेफ्यूजीज। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई साहब, अगर हम किसकी बात करते हैं? ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं। चलो अगला देखो, हु लेड द सिविल राइट्स मूवमेंट फॉर इक्वल सिविल राइट्स फॉर ब्लैक पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950। किसने किया था भाई साहब? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये काम किया था। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज राइट इज नॉट एंजॉयड बाय अ फॉरेन सिटीजन। कोई फॉरेन सिटीजन है तो कौन सा राइट नहीं एंजॉय कर सकता? राइट टू लाइफ अगर कहीं भी हो तो कर सकते हो आप, राइट टू रिलीजन फ्रीडम हो सकता है, आप इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो सकता है, लेकिन आपको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं रहेगी, आप राइट टू वोट नहीं ले सकते भैया, है कि नहीं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट देखा जाए, राइट टू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स, देयर इज प्रोविजन ऑफ डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया। क्या इंडिया में डुअल सिटीजनशिप है? नहीं भैया, फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत जवाब है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला देखो, चलो नेक्स्ट, अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इज दैट ऑल सिटीजंस हैव इक्वल राइट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ये बात तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। चलिए, ग्लोबल सिटीजनशिप इज अ लीगल एंड फुली इंप्लीमेंटेड कॉन्सेप्ट टुडे। नहीं, ये सिर्फ सोचा गया है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चलो अगला सवाल देखो भाई साहब, देखो आंसर इन वर्ड देखो, हु रोट द बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। अभी देखा आपने, टी.एच. मार्शल ने किया है। किसने लिखा है भाई साहब? टी.एच. मार्शल ने लिखी है। किसने लिखी है? टी.एच. मार्शल ने लिखी है। चलिए
आगे देखिए, व्हाट डू यू कॉल पीपल्स हु हैव टू लीव देयर होम कंट्री एंड नेशनलिटी, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटलेस पीपल्स या फिर रेफ्यूजी बोलते हैं। सबसे बेहतर टर्म क्या है, रेफ्यूजी। आगे देखो, what is the principle of citizenship that considers people all over the world as members of single society, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप बोलते हैं। इसे कहा जाता है ग्लोबल सिटीजनशिप। क्या कहा जाता है, ग्लोबल सिटीजनशिप कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, नेशनलिज्म की बात की। ओ नया चैप्टर आ गया भैया, नया चैप्टर आ गया, इधर आओ फटाफट। नया चैप्टर आ चुका है, क्या, नेशनलिज्म। आओ देखो, नेशनलिज्म के साथ नया रंग लगाते हैं। आइए देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला सवाल, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन 19th सेंचुरी। जब नेशनलिज्म का राइज हुआ वहां पे तो क्या हुआ, वहां पे नेशन और स्टेट अलग अलग बन गए, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स हुआ, नेशन स्टेट्स अलग अलग बने। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेशन। कोई सा नेशन किस बेसिस पे बनता है, वो किस बेसिस बन सकता है, उनकी शेयर्ड बिलीफ के बेसिस पे, उनकी हिस्ट्री के बेसिस पे और उनके पॉलिटिकल आइडियाज के बेसिस पे बन सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो, व्हाट डज द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन रिक्वायर। क्या रिक्वायर करता है कि आप खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हो। द राइट टू फॉर्म वंस ओन इंडिपेंडेंट स्टेट, खुद की गवर्नमेंट बनाने का राइट होना चाहिए। ठीक है, चलो, विच फेमस इंडियन थिंकर वॉज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ अ नैरो एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म बट ऑल्सो ए सपोर्टर ऑफ पेट्रियटिज्म। कौन थे वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड नेशन। स्टेट और नेशन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। स्टेट क्या होता है, जिसके पास ये एक पॉलिटिकल आइडिया, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल आइडिया, नेशन क्या है, एक इमोशनल आइडिया है। करेक्ट, देखो स्टेट है सोवरेनिटी, ठीक है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन व्हाइल अ नेशन इज एन इमोशनल साइकोलॉजिकल एंटिटी। तो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई साहब आगे देखते हैं, आगे देखो, चलो चलो करेक्ट करेक्ट मैचिंग देखते हैं। नेशनलिज्म, स्टेट, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन और रविन्द्रनाथ टैगोर। चलो देखो, नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म क्या है भाई साहब, जो प्यार है आपका, जो देश के लिए प्यार है, उसे हम नेशनलिज्म बोलते हैं। अ डीप सेंस ऑफ यूनिटी एंड पेट्रियटिज्म अमंग द पीपल, इसको ही कहा जाता है, नेशनलिज्म कहा जाता है। स्टेट की बात करें तो एक डिफाइंड टेरिटरी है, उसके पास पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सोवरेनिटी है। ये क्या है, एक पॉलिटिकल आइडिया है। क्या है, पॉलिटिकल आइडिया है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट एंड सेल्फ गवर्नेंस, मतलब ये बच्चा क्या, चौथा। और ये बिल्कुल बात कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, एक क्रिटिक थे, एक्सट्रीम नेशनलिज्म के क्रिटिक हुआ करते थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रू फॉल्स देखो भाई साहब। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन इट इज एसेंशियल दैट ऑल द पीपल लिविंग इन इट फॉलो द सेम रिलीजन। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ देशों में ऐसा है पर कंपल्सरी नहीं है कि किसी स्टेट में ऐसा होना चाहिए। चलो अगला देखो, The in democratic countries recognizing different cultures and minorities is considered against nationalism। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होता है, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगा। चलो अगला देखो, आंसर इन वर्ड। नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म एक प्यार है, प्राइड है, जो आप अपने देश पे करते हो, आप अपनी यूनिटी पे करते हो, उसे हमको कहते हैं। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव, लॉयल्टी एंड डिवोशन इन वंस नेशंस दैट यूनाइट पीपल्स एंड पॉलिटिकल एंटिटी। चलो, राइट एनी वन मेजर डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस लिखना है तो सबसे बड़ी बात यही है, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है, वहीं पे नेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है, जो प्यार और प्राइड से आता है। ठीक है, चलो, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड नेशन ओरिजिनेट। एक लैटिन वर्ड है, ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है नेशियो, वहां से आया है। कहां से आया है, लैटिन वर्ड नेशियो से नेशन निकला है। चलो भाई साहब आगे देखो, नेक्स्ट देखो, सेकुलरिज्म में बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 और हमारा आखिरी चैप्टर होगा, उस पे हम बात करते वाले हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई साहब पहले देखो, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का मेन बेसिस क्या है, कि वो नेशन, वो स्टेट को और रिलीजन को टोटली अलग करते हैं, एक बड़ी सी दीवार ही खड़ी कर देते हैं। वो है इक्वल फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द स्टेट फॉर ऑल रिलीजन, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, म्यूचुअल प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी बोल सकते हो आप, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो आगे देखते हैं, एक सेकंड, ठीक है लिखा है, एक सेकंड को, यहां ऑप्शन नंबर में जो लिखा हुआ है ना,
ये गलत लिखा है, ये चीज गलत लिखी है। अरे सही तो लिखी है, सी थोड़ी ना, बी तो है। अरे मैं गलत पढ़ ही गलत रहा हूँ यार। चलो चलो, सही है सब, कुछ कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, सब चीटी मर गई भैया। आओ इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई साहब? यही है कि यहाँ पे हम रिलीजन के अंदर दखलंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसमें दिक्कत होती है तो हम दखलंदाजी कर सकते हैं। इट इज कंप्लीट अपोज टू रीजन? नहीं भाई साहब। इट सपोर्ट्स ओनली द मेजॉरिटी रिलीजन? नहीं। इट इज बेस्ड ऑन सर्वधर्म संभावना, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? कौन से हैं वो है 25 से 28, आर्टिकल नंबर 25 टू 28। ये वो आर्टिकल्स हैं जो आपको आपकी रिलीजियस फ्रीडम देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हु इंप्लीमेंटेड द मॉडल ऑफ ऑथोरिटेरियन सेकुलरिज्म इन टर्की इन अर्ली 20th सेंचुरी? कौन थे वो भाई साहब जिन्होंने ये किया था? वो थे मुस्तफा केमाल अतातुर्क। कौन थे? मुस्तफा केमाल अतातुर्क थे वो, जिन्होंने टर्की में इसको लगाया था। चलो आगे देखो, पेज नंबर 22 देखते हैं। द वर्ड सेकुलरिज्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये पहले स्टार्टिंग में सेकुलरिज्म नहीं था। देखो इस बात को याद रखना, स्टार्टिंग में सेकुलरिज्म नहीं हुआ करता था, पर बाद में इसको एड ऑन किया गया। प्रीएम्बल जो है, वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही सेकुलरिज्म पे बिलीव करता था। जैसे हमने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि आप वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोल क्या रहा है, इस पे मत जाओ, उसकी आत्मा क्या कह रही, इस पे जाओ। तो कायदे से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से रिलीजियस फ्रीडम देता था, लेकिन प्रीएम्बल में पहले से ये वर्ड सेकुलरिज्म जुड़ा हुआ नहीं था। बाद में 42nd अमेंडमेंट जब किया गया था, उस टाइम पे इसको जोड़ा गया, ऑल्दो इसको बाद में 44th अमेंडमेंट में हटाया नहीं गया था, है ना। चलो, वेस्टर्न सेकुलरिज्म ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश बिटवीन रिलीजियस एंड स्टेट। बिल्कुल सेपरेट, क्लियर सेपरेशन पे बिलीव करता है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म बिल्कुल क्लियर सेपरेशन पे बिलीव करता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। Indian secularism not only protects the rights of individual but also protects the right of dash such as opening their own educational institutes। भाई साहब, वो कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्ट करता है। रिलीजियस क्या कह सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्ट करता है। चलो करेक्ट पेनिंग करते हैं। सर्वधर्म संभावना, ओके। वेस्टर्न सेकुलरिज्म अमेरिकन मोड, तुर्की केमाल अतातुर्क मॉडल, अ स्टेट विथ वन ऑफिशियल रिलीजन। देखो सर्वधर्म संभावना कहाँ है? बेसिस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म है, मतलब वन कहाँ लगा सकते हैं हम? यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें तो बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट के बीच में, मतलब ये लिख सकते हैं। तुर्की के बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भाई साहब ऑथोरिटेरियन रिजिड सेकुलरिज्म लगा दिया था। बिल्कुल उन्होंने कहा था भाई साहब यही है जो है ना। तो अथॉरिटेरियन और रिजिड सेकुलरिज्म वहां पे आया। वहीं पे एट लास्ट स्टेट विथ ऑफिशियल रिलीजन, इसको बोलते हैं क्या? रिलीजियस या फिर थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलीजियस या फिर थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ट्रू एंड फॉल्स देखा जाए भाई साहब। सेकुलरिज्म मींस अपोजिंग ऑल रिलीजन्स और बीइंग एन एथिस्ट। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। सबकी क्या करें? सबकी रिस्पेक्ट करेंगे बराबर से, ये है सेकुलरिज्म। ठीक है, चलो अगला देखो। इंडियन सेकुलरिज्म अलाउज द स्टेट टू इंटरफियर इन रिलीजियस if that religion spreads evil practices such as untouchability और सती in society। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे प्रैक्टिसेस किसी रिलीजन में हैं तो इंडियन सेकुलरिज्म उसमें गवर्नमेंट को ताकत देता है कि आप उसमें दखलंदाजी करो भैया, है ना। चलो आगे देखो। इन इंडिया द स्टेट डज नॉट अलाउ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी गवर्नमेंट स्कूल। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है भैया। चलिए अब बात करते हैं वन वर्ड थी। देखो वन वर्ड देखो, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभावना इज एसोसिएटेड विद द सेकुलरिज्म ऑफ विच कंट्री? इंडिया भैया, हमारे साथ एसोसिएटेड है, इंडिया से एसोसिएटेड है। कहां से है? इंडिया से एसोसिएटेड है। चलो आगे बात करते हैं। Is the idea of Indian secularism entirely imported from West? ना 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 ना, entirely imported नहीं है। वहां पे क्लियर डिवीजन है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। हमारे यहाँ पे क्या है? क्लियर डिवीजन नहीं है। अगर वहां पे कह सकते हैं एक्सप्लॉइटरी प्रैक्टिसेस चल रही है रिलीजन के अंदर, तो स्टेट उसमें इंटरवीन कर सकता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन रिलीजन एंड स्टेट पावर बिकम इंटरवाइंड एंड डिस्क्रिमिनेशन अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म बोलते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए ये होती है यहाँ पे सारी बातें समाप्त। हमने
पहले पार्ट के भी 10 चैप्टर कर लिए, हमने दूसरे पार्ट के भी 8 चैप्टर कर लिए है ना। तो सारी चीजें हमने समाप्त कर ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ को पढ़ना तरीके से, और भूलना मत कि भाई साहब ये आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए है। तो तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ जो लिखा है यही आ जाएगा सर जी, नहीं। सवाल अगर घुमा के पूछ लिया गया तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना रहेगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूं आपसे फिर कभी किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।